नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने देखो, जो हमारा PCS की सीरीज चल रही है, इसके तहत आज मैं आपको जो 2020 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 2022 का पेपर हुआ था और जो 2021 का पेपर हुआ है वो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, आप उनको जरूर देखना, क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से ही हमें पता लगता है कि आयोग की मंशा क्या है और उसी के तहत हमें अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। तो देखो, दो चीजें होती हैं आयोग को समझने के लिए। एक तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, और दूसरा, जो आयोग ने सिलेबस दिया है वो आपको अपने पास होना चाहिए, और आपको अपना एकदम, ये मान लो कि किस पॉइंट से, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं और किस टॉपिक से जाकर वो कितनी गहराई से सवाल पूछता है, उस तरह का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इनको एनालिसिस की ओर लेकर चल रहे हैं। और आज जो सॉल्यूशन होगा वो आज आपका 2020 का सॉल्यूशन होगा। तो देखो, यूपीएससी के लिए तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन यूपीपीएससी के अदर एग्जाम जितने भी होते हैं, जैसे बीओ का होगा, आरओ का, एआरओ का, जितने भी होंगे वहां पर आपको यूजफुल होने वाला है ये। लेकिन यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपनी टेस्ट सीरीज को। और जो दो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2021 वाली, उसको हम लेकर यहाँ पर, ओ सॉरी, 2020 वाली, उस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। अब ये जो पेपर हुआ था, देखो, ये 11/10/2020 को हुआ था। पहले ही हमारा जो टॉपिक बनता है वो बनता है आपका भारतीय इतिहास से। और भारतीय इतिहास में भी आप जानते हैं, प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास होता है, और फिर आपका आधुनिक भारतीय इतिहास होता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, और उसके बाद में हम इसको लेकर आगे बढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखो, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय की उपाधि कर दी गई है, अर्थात पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? देखो, पुराणों में जो श्री पर्वतीय कहा गया है वो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। तो देखो, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, अर्थात श्री पर्वत का शासक। तथा आंध्र भृत्य भी कहा गया है इनको, अर्थात आंध्रों का नौकर। आंध्रों का नौकर कैसे? तो वो जो आंध्रों का नौकर का मतलब ये है कि वहां पर उस दौरान आंध्रों के ये मान लो कि ये एक तरीके से वहां पर नौकरी करते थे, इसी वजह से इनको नौकर कहा गया है आंध्रों का। पहले ये सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और इस वंश का संस्थापक जो था वो श्रीसंत मूल था। नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो जो मौर्य काल में एग्रोनोमी था ना, वो मार्गों की देखरेख करता था और मार्गों का निर्माण करवाता था। वो, इसका मतलब आंसर इसका सी होगा। तो मार्ग निर्माण का कार्य किसका था? वो एग्रोनोमी का था मौर्य काल में। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी राजस्व संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षक, न्याय प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया। 10 स्टेडिया का मतलब ये होता है कि एक स्टेडिया में जो होते हैं वो, ऐसा मान लो, एक स्टेडियम में 3 किलोमीटर होते हैं। तो आप लगा लो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर वो पत्थर लगवाना तथा सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। अब जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, देखो, उसने उसका आंसर क्या माना है? उसका जो आंसर माना है वो बी माना है, लेकिन वास्तव में इसका जो आंसर क्या होना चाहिए? वो मार्ग निर्माण करता भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो, कूट मिलाने हैं, ये 16 जो महाजनपद हैं उनकी राजधानी है, और कुछ इधर 4 महाजनपद दिए हैं और उनकी राजधानी दी है, और ये आपको मिलाना है। को जो 16 महाजनपद हैं उनमें से अक्सर आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि 16 महाजनपदों की राजधानी और वर्तमान उनकी स्थिति क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ है, कैसे है। तो मत्स्य है, कुरु है, सूरसेन है, अस्मक है। अब ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले वही लगाना है जो आपको आता हो। तो सबसे पहले यदि हम देखें मत्स्य की राजधानी क्या थी, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। इसका मतलब ए का तो 3 लगने वाला है, तो ए का 3 लगेगा तो ये भी ए भी नहीं होगा, अब डी भी नहीं होगा। उसके बाद में कुरु की राजधानी, कुरु जो थे वो एक तरीके से वो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी थी कुरु की। तो बी का 4 लगा लो। इस प्रकार अब आप देखो, अब आपको तो आंसर मिल गया, तो आंसर क्या लगेगा इसका? सी। तो ए का 3 और बी का 4। और सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा।
और अस्मक जो थी वो पोतन थी। मत्स्य विराटनगर में रहते थे। पुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अस्मक की राजधानी पोतन। एक और नाम मिलता है देखने को, पोटन। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो देखो, कथन दिया है ए और उसका कारण दिया है। कथन और कारण में आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत है, और क्या एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। देखो, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, अर्थात चोलों के विषय में हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवार पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया। यहाँ तक तो ठीक है। जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण भी दिए जाते थे, ये भी ठीक है। इसका मतलब देखो, ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए की भी व्याख्या करता है, तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ए होगा। आर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इस इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने भी किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा भी था। तो ऐसे ऐसा काम किया था, एक पुरातत्ववेत्ता थे वी एस वाकंकर साहब। तो वी एस वाकंकर साहब ने इस तरह का काम किया था। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी एस वाकंकर ने की थी और 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था। और देखो, भारत की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कितने हैं? तो फिलहाल वर्तमान में 40 है। बेटा, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। देखो, इधर हड़प्पा सभ्यता और इधर उसके संबंधित राज्य। तो ये ध्यान रखना। देखो, एक चीज तो देखने वाली है कि हड़प्पा सभ्यता से यदि आप पिछले सालों के पेपरों का एनालिसिस करेंगे तो हर साल वहां से सवाल निकला है। तो इसलिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो, जो आता है उसे मैच करा लो। मांडा कहाँ है? मांडा है उत्तर प्रदेश में। बी का एक देखो पहले तो। अब सॉरी, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? नहीं सॉरी, मांडा उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक मिनट, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरी है तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, तो बी का दो लग। तो बी का दो किसमें? देखो, अब आप इसको भी हटा सकते हैं, बी को भी, और यहाँ से आप सी को भी हटा सकते हैं। अब आप आगे बढ़ो। देखो, जो आपको बालू है, बालू कहाँ से मिला है? जो बालू पुरा स्थल है वो आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से हाँ, हरियाणा से। तो बी का 3 लगा लो। बी का ए का 3 और बी का 2 लगा लो, तो इस प्रकार जो आपका आंसर बनेगा, सॉरी एक मिनट जरा, ठीक है, ये आपका ए का 3 हो जाएगा। अब ए का 3 देखो, इसमें ए का 3 और बी का 2। ए का 3, बी का 2, देखो ए में भी है आपका और अभी इसमें भी है। आगे बढ़ो इसे लेकर, तो यदि आप देखेंगे तो पाडरी, तो पाडरी जो आपको मिलेगा वो गुजरात में, और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार इसका आंसर जो बनेगा वो डी बन जाएगा। नेक्स्ट, बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पांडरी गुजरात में है, हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो, इसमें किस तरीके से चयन करेंगे। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। तो हाँ, मुल्तान में जो सूर्य मंदिर है उसका उल्लेख इन इतिहासकारों ने किया है। और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ये दोनों ही कथन आपके क्या है? सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो लगेगा वो सी लगेगा। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। वहीं ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय काल में भारत की यात्रा की, जबकि अल मसूदी ने 957 ईडी अर्थात ईसवी में मुरुज उल जोहाब नामक पुस्तक लिखी जो भारत पर केंद्रित थी। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और सांबोपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। फिर से देखो, सिंधु सभ्यता से फिर से इसने सवाल अटका, आपके इसने क्या कर दिया, देखो मिक्स कर दिया पूरा। सिंधु सभ्यता कैसी थी? अब आप देखो, इसमें यदि आप देखेंगे
तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब ए का तो बनेगा 4, तो बी और सी यहाँ से नहीं बनने वाले हैं। अब आगे बढ़ो। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? देखो जो उत्तर वैदिक समाज था वो कृषक समाज था। इस प्रकार ए का 4 और बी का 3, देखो तो ए का 4 बी का 3 आपका इसमें लिख जाएगा। उस प्रकार आगे बढ़ा लो। ऋग्वैदिक समाज चारागाह समाज था, और मध्यकालीन समाज जो था वो जमींदारी समाज था, अर्थात जमींदारी व्यवस्था यहाँ पर आनी प्रारंभ हो जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, और मध्यकालीन समाज जो था वो आपका जमींदार से संबंधित था। कथन दिया है, कारण दिया है, पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी। अब देखो, भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त पाए जाते हैं, अर्थात ये ठीक है कि भारतीय राजनीति की व्यवस्था की जो प्रकृति है उसमें निरंतरता और परिवर्तनता के तत्व पाए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली तत्व के तत्व समाहित है, ये भी ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे की आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है, तो इस प्रकार आंसर आपका ये लग जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं कालों में से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। नेक्स्ट, एक्सला चैपल। देखो एक्सला चैपल की संधि किन किन के बीच हुई? तो ये हुई थी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। फ्रांसीसी जो गवर्नर जनरल था वो था वहां पर डुप्ले। तो 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। देखो, यदि आप इनमें विचार करेंगे तो इसका जो बनेगा, देखो इस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। हाँ, ये ठीक है, 1748 में एक्सला चैपल की संधि हुई थी, और इसी संधि के द्वारा ही क्या हुआ था, दोनों में युद्ध विराम लगा था, तो ये आपका ठीक है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ये भी ठीक है। अर्थात क्योंकि जो फ्रांसीसी थे उन्होंने मद्रास पर पुनः अधिकार कर लिया, और एक्सला चैपल की संधि के तहत अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया था, तो दोनों ही आपके ठीक है। सी आंसर लगेगा। अब आप जानते हैं कि कर्नाटक में यदि आप देखें तो कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध यदि आप देखें तो 1748 से के आसपास 49 तक चलता है, और फिर आपका आगे बढ़ेंगे तो 49 से ही स्टार्ट हो जाएगा, 54 तक चलेगा, 1700 तक। और फिर आपका 1756 से लेकर 1763 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध होगा, तो 3 युद्ध होंगे आपके, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। एक्सला चैपल की संधि 1748 में से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया, तथा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। कह रहा है ग्रंथों को क्रमानुसार लगाना है। तो देखो ऐसे सवाल जो होते हैं ये बिना सिर पैर के सवाल होते हैं। अब यदि आयोग ने दिया है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखो पास होने के लिए भी आप ये मान लेना कि लगभग 65% या फिर आप 65 से 70% आंसर सही आपको चाहिएगा। तो ऐसे सवालों को से घबराने की जरूरत नहीं है, आप इनको ऐसे सवालों को छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में। कि अब देखो मिलान कर लेते हैं कि कौन कौन सा हुआ था सबसे पहले। यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले किताबुल हिंद लिखी गई थी, इसका मतलब 3 आएगा सबसे पहले। ए और सी भी नहीं आ सकते। लेकिन यदि आप इन्हें लॉजिक के साथ सोचे ना, तो आप इनको आसानी से लगा सकते हैं, यदि आपको ये पता हो कि ये किस किस ने लिखी हैं, और जो इसके लेखक थे वो किस किस राजा के समय काल में थे, तो इस तरीके से तो इन्हें लगा सकते हैं। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो लिखी गई, इसका मतलब 3 के बाद 2 आएगा, तो डी आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद में तबाकत नासरी और फतवाए जहांदीरी लिखी गई थी। किस किसने लिखी? देखो, फतवा ए जहांदीरी के लेखक जियाउद्दीन बरनी था। पृथ्वीराज रासो जानते ही चंद्र बरदाई ने लिखी थी। किताबुल हिंद की रचना अला अल बरूनी ने की थी। तबाकत नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है, जो उसने सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया है। अतः इनका सही क्रम जो होगा वो किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबाकत नासरी, फतवा ए जहांदीरी होगा। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? देखो, जब वहां पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था गोलकुंडा पर, तो गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। ये आंसर लगेगा इसका। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी
तरह सोने की कुंजियों से खोला था, जिस प्रकार अकबर ने अलीगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है आपसे, देखो। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये ठीक है आपका। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये भी ठीक है। इसका मतलब आंसर सी लगेगा, दोनों ही इसके आंसर ठीक है। तो बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए कम से कम 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की। इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दे दी थी। नेक्स्ट, फिर से इधर अधिकारी हैं और इधर हैं विहित कर्तव्य, उनके काम क्या थे? जैसे यदि आपसे कहा जाए कि दीवान एतन, तो दीवान एतन का कार्य क्या था? तो दीवान एतन जो था वो जागीर एवं वेतन को देखने का कार्य करता था। तो ए का 3 लगा लो। अब देखो, ना तो इसमें ए में ही है, ना ही आपका सी में है, और ना ही आपका डी में, तो आंसर क्या बन जाएगा? आपका बी लग जाएगा। बाकी को मैच करा सकते हैं। मुस्तारफी, मुस्तारफी जो था वो राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुंसरिफ, मुंसरिफ जो था आपका वो प्रमुख घटनाओं व ओ सॉरी मुंसरिफ जो था वो आपका कार्यालय को संभालने वाला था। और वाक्यानबीस जो था वो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को लेखबद्ध करने का उसका कार्य करता था। दीवान-ए-तन जागीर व वेतन देखता था। मुस्तारिफ राज्य की आय व व्यय का निरीक्षण करता था। और मुसारिफ कार्यालय को संभालने के लिए था। और वाक्यानबीस जो था वो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध उसका करने का कार्य होता था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। जैसे यदि आप देखें, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, ये ठीक है। शेख बराउद्दीन गरीब जो थे वो दौलताबाद से संबंधित है, ठीक है। शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्गा से थे। शेख निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो मुल्तान से संबंधित नहीं थे। इसका मतलब आंसर जो लगेगा आपका डी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया संबंधित कहाँ से थे? शेख निजामुद्दीन औलिया का जो संप्रदाय था वो चिश्ती संप्रदाय था। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ और प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन में रहे और बाद में दिल्ली चले गए। और दिल्ली में ही स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल का एक पवित्र दरगाह है। अर्थात इनका जो मकबरा बना हुआ है वो दिल्ली में बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह रजबहा को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो ये जो नहर थी वो थी आपकी साहब नहर, बी आंसर होगा इसका। मुगल कालीन साहब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबहा को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर खुदवाई गई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? देखो, किताब ए नौरस पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। आंसर आपका ए होगा इसमें। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सुल्तान के शासक थे और इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक की भी रचना की थी। देखो, आधुनिक इतिहास का से सवाल देख लेते हैं हम। वो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय जो किया था वो डलहौजी ने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी, सी आंसर। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्य के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे, तो डी आंसर। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उन्हें के सचिव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन एवं देवदास गांधी भी लंदन गए थे। नेक्स्ट, स्टोरी, आप देखो इधर तो पुस्तक दी हुई है और इधर दिए हुए हैं उनके लेखक, तो किस किसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है ये आपको मैच कराना। जैसे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के जो लेखक थे वो लाला लाजपत राय थे।
ए का जो लगेगा वो 3 लगेगा, तो बी को भी हटाओ, सी को भी हटा दो और डी को भी हटा दो। तो ए तो आपका आंसर बनेगा। अब आप मैच करा लो। तो गीता रहस्य जो लिखी थी वो बाल गंगाधर तिलक साहब की थी। ए नेशन इन मेकिंग, तो ए नेशन इन मेकिंग के जो रचयिता थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की थी। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। और इंडिया मीन्स फ्रीडम जो थी वो अबुल कलाम आजाद साहब की थी। नेक्स्ट, कौन 1785 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? देखो डिंडीगुल अर्थात मैसूर, ये पूछ रहा है कि मैसूर में कौन थे। देखो मैसूर में दो थे, हैदर अली और दूसरा था टीपू सुल्तान। तो डिंडीगुल में शस्त्रागार, आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना की थी वो हैदर अली ने ही की थी। बी आंसर लगेगा। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की और 1785 में मैसूर महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा तथा 1785 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्हें उन्होंने पुरुषीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट, कथन दिया है और कारण दिया है। फिर से आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं। जैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भूभागों में राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। क्या ये सही है? हाँ, ये एकदम राइट है। आज देखते हैं ना आप, जैसे आपने देखा होगा जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, तो ये सब क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी। तो ये आपका बिल्कुल राइट। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ये भी ठीक है। और इसका जो आर है ये एक ही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग राज्यों में भू राजस्व अलग अलग व्यवस्था लागू की। ये व्यवस्था जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में थी और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% भाग इसमें शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 51% भाग पर मद्रास, मुंबई के कुछ प्रांत, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में और आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में भी लागू थी। जबकि मालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 30% क्षेत्र पर लागू थी। इसमें उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रांत आता है, पंजाब के कुछ क्षेत्र आते हैं, इसमें इसमें लागू की गई थी। तो स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं भूगोल से संबंधित प्रश्न। पहले देखेंगे भारतीय भूगोल और फिर देखेंगे आप विश्व का भूगोल। अब आप इसमें देखेंगे तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ये पूरा है कि मूल निवासी कौन सी नहीं है। देखो हल्चू है, हुंजे है, सैंपियन भी है, तो रैंगमा नहीं। तो रैंगमा कहाँ की जनजाति है? यदि आप देखें तो रैंगमा ये जो है ये नागालैंड की जनजाति है। नागालैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार अर्थात ट्रांस हिमालय नदी है? तो हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी कौन सी है? देखो ट्रांस हिमालय नदी है सतलज नदी। सतलज नदी को ही ट्रांस हिमालय नदी, ट्रांस पार हिमालय नदी कहा जाता है। तो सतलज नदी हिमालय पार नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकेश या राक्षस झील से हुआ है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण की है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि जनजाति से संबंधित है इधर और इधर। अब कौन से जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है ये आप ध्यान रखना। देखो इसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जनजाति को लेकर अक्सर सवाल बना है भूगोल में। तो आप विश्व की जनजाति भी याद रखना और भारत की जनजाति भी याद रखना थोड़ी सी। तो इन चीजों को देखकर चलना, क्योंकि देखो आइडिया ही लगाना है। आइडिया का मतलब ये है कि पिछले जो जो भी हमने पेपरों का एनालिसिस किया है उसी के बेस पे आप बता सकते हैं कि कहाँ से ज्यादातर सवाल पुट अप हो रहे हैं। अब देखो कौन से सुमेलित नहीं है। अब आप देखें इसमें अंगामी, पीछे भी बताया था मैंने आपको कि ये नागालैंड की है। ठीक, बिरहोर, बिरहोर झारखंड में निवास करती है, ये भी ठीक है। और जो खस है आपकी, वो खस अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। इसका मतलब ये आंसर लगेगा, इसका मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। और टोडा जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है, ये आपका ठीक है। तो देखो खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य में मिलती है। इधर दिए हैं झील और इधर दिए उनकी अवस्थिति, कौन सी झील कहाँ स्थित है जो आपको आता है सबसे पहले वही लगा लो। तो लोकतक झील जो है वो मणिपुर की है, इसका मतलब। और सी का 3 देखो, इसमें पहले तो सी का 3 देखो, दो में है, तो दो को तो आप यहाँ से बिल्कुल हटा ही दो।
उसके बाद में जो आप देखेंगे साला झील, तो जो साला झील का जो विस्तार है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार बड़खल झील जो है वो हरियाणा में है, और कालावेली झील जो है वो तमिलनाडु में है। इसका मतलब ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का आपका चार लगे, तो ए आंसर बनेगा आपका। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खड़ झील फरीदाबाद अर्थात हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, काली बेली झील बिलासपुर जिला तमिलनाडु में। कथन एक को, कथन एक दिया है, उसका कारण दिया है, अब आपको इसमें मैच कराना है। देखो, कह रहा है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, क्या ये ठीक है? ये आपका ठीक नहीं है। और यदि आपको ये पता लग गया कि पहला ही कथन ठीक नहीं है, तो देखो ना तो आपका ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना ही सी हो सकता है। ये पीछे ही मैंने आपको कई बार बताया है। तो आपका आंसर क्या लगेगा? डी, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चा माल की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होती। इसका मतलब आर सही है और ए गलत है, डी आंसर। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो मुंबई है। उसके बाद अहमदाबाद का स्थान आता है। अहमदाबाद का भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? देखो, नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी होंगी? अरावली तो सबसे पुराने में आती है, विंध्याचल भी नहीं होगी, पश्चिमी घाट भी नहीं होगा, तो हिमाद्री श्रेणी, ये आपका आंसर ए आंसर लगेगा। तो हिमाद्री श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, इधर देखो खनिज दिए हैं और उत्खनन शहर दिए हैं, कहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा मैच है, सही से मैच कर रहा है कौन सा, देखो तांबा चित्रदुर्ग से निकाला जाता है। चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। इसका मतलब ए, एक आएगा तो बी भी नहीं आएगा, फिर डी भी नहीं आएगा। अब लौह अयस्क जो है वो कहाँ से निकाला जाता है? बेल्लारी से नहीं, ये गलत है। इसका मतलब जब दो गलत हो गया तो ये तो आंसर लगेगा नहीं, तो आंसर लगेगा फिर आपका सी। तो इस प्रकार आप आंसर तो निकाल लेंगे, बाकी को मैच करा सकते हैं। तो मैग्नीज जो है भीलवाड़ा से निकाला जाता है, ये भी ठीक है आपका। और बॉक्साइट कटनी से नहीं निकाला, तो आंसर इसका सी लगेगा। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। भीलवाड़ा तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी बॉक्साइट के उत्खनन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी स्थित है। देखो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? जो आप देखते हैं हिमालय में, तो जो कश्मीर घाटी है, एक तो आप देखेंगे पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, तो बी आंसर लगेगा इसका। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है और महान हिमालय को ही हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में बताना। देखो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कैसे लगाएंगे? देखो सबसे पहले पश्चिम से कौन मिलती है? चंबल। इसका मतलब चंबल मिलती है तो पहले आएगा आपका तीन। यदि आपको ये पता है कि सबसे पश्चिम की ओर से सबसे पहले मिलने वाली नदी यमुना में चंबल है, तो आपका आंसर तो गया निकल। तो चार, ए को भी हटा दो, बी को भी हटा दो और डी को भी हटा दो, तो आंसर क्या बनेगा आपका? तीन। बाकी मिला सकते हैं। तीन के बाद कैन आ जाएगा, उसके बाद में आप बेतवा को देखेंगे और फिर आप चंबल। एक सेकंड जरा, कुछ मिस्टेक होगी, नहीं सॉरी, तो चंबल थी ना, ये ऑप्शन गलत लग गया, यहाँ पर ये नहीं आएगा, आपका आंसर ए लगेगा क्योंकि चार पहले आ रहा है ना, तो चार आपका आंसर एक में ही है, ए आंसर इस प्रकार लग जाएगा आपका। यमुना नदी की सहायक नदियों पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? तो ये भेजा गया था चिटगांव बंदरगाह से, तो आंसर आपका डी होगा। अब देखो ये जो था, ये उसने करंट को मैच कराया था, सवाल को है भूगोल का लेकिन करंट से मैच कराया था। नेक्स्ट है आपका, जुलाई 2020 में कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चिटोग्राम अर्थात चिटगांव बंदरगाह से होकर भेजा गया। यह भारत बांग्लादेश कनेक्टिविटी तथा आर्थिक साझेदारी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना थी।
अब विश्व का भूगोल देख लेते हैं कि विश्व भूगोल में किस प्रकार के सवाल बनते हैं और किस प्रकार के नहीं। है ना, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो इधर तो देश दिए हैं और इधर लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए हैं, जैसे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का करागांडा क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यूक्रेन। यूक्रेन में जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है वो वही राग है, ये भी ठीक है। तो जर्मनी का कौन सा है? देखो जर्मनी का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जर्मनी का नॉरमैंडी, जर्मनी का नॉरमैंडी जो है वो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र के लिए नहीं जाना जाता। और फ्रांस का पाइरेनीज क्षेत्र, ये आपका जाना जाता है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के लिए। तो इस प्रकार आज का आंसर क्या बनेगा? इसमें सी बनेगा। जैसे कजाकिस्तान कारागांडा क्षेत्र, यूक्रेन किरगोइरोव, फ्रांस का नॉर्मेंडी, और फ्रांस का रेनी। जो नॉर्मेंडी है वो जर्मनी का ना होकर वो भी आपका फ्रांस का ही है। Next, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है? देखो किन क्षेत्रों में? देखो ये कॉन्सेप्ट सवाल है। अब आप कॉन्सेप्ट यदि आपका अच्छे से क्लियर है तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। देखो जो खट्टे फल होते हैं वो आपके, जैसे ये मान लो ये हमारी पृथ्वी, ये आपकी भूमध्य रेखा, और ये आपका इस तरीके से कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा। तो इन्हीं क्षेत्रों के बीच में ही आपका क्या होगा? इसी क्षेत्र के बीच में ही खट्टे फलों की खेती सर्वाधिक पाई जाती है। तो यदि आपको इतना पता था कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में खट्टे फलों की खेती बहुतायत में की जाती है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में आपकी इसकी खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इधर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और इधर देश है। कौन सा चक्रवात किस देश से संबंधित है ये आपको देखना होगा। अब जैसे देखें, जो आता है पहले उसे ही लगा लो। यदि आप देखें तो जो एक तरीके से मैच करा लो इसको। जैसे आप देखेंगे बेंगुआ, बेंगुआ जो है वो आपका कहाँ? फिलीपींस में आता है। तो बेंगुआ जो चक्रवात है, अर्थात ये कह लो कि फिलीपींस में चक्रवातों को बेंगुआ कहा जाता है। तो ए का 3 देख लो आप इसमें। और यदि आप ए का 3 लगाने का प्रयास करेंगे तो सी और डी तो हट जाएंगे। अब ए और बी बचते हैं। हरिकेन, हरिकेन कहाँ आते हैं? हरिकेन आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून कहाँ आता है? टाइफून बोलते हैं चाइना में। और बिली बिली जो आता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार आपका आंसर इसमें बी लग जाएगा। तो बेंगुआ फिलीपाइंस में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चाइना में, और विली विलीज आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? देखो डार्लिंग जो श्रृंखला है वो आपकी दक्षिण पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। ये आपका आंसर इसमें डी होगा। तो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? देखो अब ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी महासागर धाराएं कहाँ कहाँ है। हिंद महासागर की कौन सी धारा है, अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप इसमें। यदि आप देखें, देखो जो फ्लोरिडा है, यदि आप फ्लोरिडा को देखें तो फ्लोरिडा जो है वो आपकी प्रशांत महासागर की धारा है। तो ये फ्लोरिडा वाली, और ये आपका कनारी को देखें तो कनारी भी आपकी नहीं आएगी। तो अगुलहास, अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर की धारा है। देखो फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की है। सॉरी मैंने पीछे गलत बता दिया आपको, वो कैलिफोर्निया की होती है। यदि आप प्रशांत महासागर देखेंगे तो कैलिफोर्निया की धारा है वो। तो ये फ्लोरिडा आपको अटलांटिक महासागर, कनारी धारा जो है वो अटलांटिक महासागर में, अगुलहास धारा हिंद महासागर की, और क्यूराइल धारा जो है वो प्रशांत महासागर की धारा है। तो अगुलहास एवं फ्लोरिडा गर्म जलधाराएं हैं, जबकि कनारी एवं क्यूराइल ठंडी जलधाराएं हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। देखो इसमें है निर्जातीय समूह और इधर है देश। तो कौन सी जाति किस देश से संबंधित है ये आपको देखना है। जैसे आपसे कहा जाए कि यहूदी कहाँ मिलते हैं, देखो यहूदी वाला देश जो है वो इजराइल है। तो ए का 4, ए का 4, तो ए तो हटा। अब आप आगे बढ़ो टोंडा। अब टोंडा, सॉरी टेंडा, टेंडा जनजाति कहाँ देखने को मिलती है आपको? तो टेंडा जनजाति जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको लीबिया में मिलती है। तो ए का 4 हो गया और बी का 3। तो ए का 4 बी का 3 आपका एक में। तो डी आंसर इस प्रकार मैच करा लो। बैंजा मिस्र में मिलेंगे, और जो लुर है, लुर आपका ईरान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहूदी इजराइल में, टेंडा लीबिया में, बैंजा मिस्र में, और लुर आपका ईरान में है।
कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर देश दिया है और इधर उनकी राजधानी दी है। जैसे आपसे कहा जाए कि मोरक्को की राजधानी रबात है, ये ठीक है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, ये भी ठीक है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, ये भी आपका ठीक है। तो कैप वर्डे की राजधानी जो है वो बमाको आपकी नहीं है। तो बमाको कहाँ की राजधानी है? तो बमाको जो है वो माली की राजधानी है। और प्राई आप वो देखेंगे प्राइया प्राइया जो है वो कैप वर्डे की राजधानी है। इस प्रकार आपका आंसर डी लगेगा। तो दक्षिण अफ्रीका का पोस्टामुस वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? देखो दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्टामुस क्षेत्र है वहां से मैग्नीज अच्छा खासा निकाला जाता है। तो मैग्नीज का ये महत्वपूर्ण स्रोत है या महत्वपूर्ण का उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। इधर तो है पर्वत और इधर है उनके देश, उनसे संबंधित देश। जैसे अब आप देखो इसमें जो आता हो पहले उसे ही लगा लो। अब आपसे कहा जाए तो देखो एटलस, एटलस आप भली बात जानते हैं कि मोरक्को में। हालांकि इसका जो विस्तार है एटलस पर्वत का विस्तार कई देशों में जैसे ट्यूनीशिया में मिल जाएगा। तो मोरक्को फिलहाल ट्यूनीशिया नहीं है तो आप मोरक्को में लगा लीजिए एटलस। ये भी कह लेना कि एटलस का सर्वाधिक विस्तार जो है मोरक्को देश में ही है। ए का चार देख लो तो ए का चार आपका देखो सी को भी हटाओ और अब डी को भी हटाओ। किलीमंजारो, किलीमंजारो कहाँ है? तो किलीमंजारो जो है वो आपका तंजानिया में। ए का चार और बी का तीन लगा लो तो ए का चार बी का तीन ए में है। इस प्रकार चिम्बाराजो जो इक्वेडोर में और फिरेनीज आपका फ्रांस और स्पेन में। तो एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को में, किलीमंजारो तंजानिया में, चिम्बाराजो इक्वेडोर में और फिरेनीज फ्रांस में है। मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो मलेशिया में जो किंटा घाटी है वो टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर आपका सी होगा। सूची एक को सॉरी देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। अब देखो भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं? यदि मैं आपसे कहूं कि भूमध्य रेखा पर 13 देश आते हैं, 13 देश भूमध्य रेखा पर हैं, तो कौन कौन से हैं वो देखो। इसमें आप मैच कराओ पहले तो कौन कौन से हैं। देखो इसमें यदि आप देखेंगे गैबोन नहीं आता, इसमें सोमालिया आता है। और आपका गिनी, गिनी की खाड़ी गिनी नहीं आता आपका इसमें। तो रवांडा, हाँ जी रवांडा इसमें आता है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर बनेगा, पूछ क्या रहा है ये, अच्छा कौन से देश भूमध्य रेखा से नहीं गुजरते? सॉरी यहाँ पर नहीं तो देखा ही नहीं, कौन से देश भूमध्य रेखा से नहीं गुजरते देखो। इसमें आप कौन कौन से देखो, गैबोन गुजरती है भूमध्य रेखा, गैबोन से गुजरती है। और उसके साथ साथ यदि आप देखेंगे सोमालिया से भी गुजरती है भूमध्य रेखा, गिनी से नहीं गुजरती। तो इसका मतलब तीन तो आएगा और जहां जहां तीन तीन है वहां से जो तीन नहीं है वहां से उन्हें हटा दो। और रवांडा भी आपका आएगा फिर। तो इसका मतलब तीन और चार, तो तीन और चार से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो डी आंसर लगेगा इस प्रकार। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है जैसे ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, साउ टोमे और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केनिया, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती। नेक्स्ट पर्यावरण से संबंधित सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वो ये हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में हुई थी। डी आंसर। तो जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जिसे एनसीएपी बोलते हैं लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक पीएम 10 जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं और पीएम 2.5 की सांद्रताओं में 20 से 30% तक की कटौती करनी है। नेक्स्ट 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक महत्वपूर्ण नहीं था? अब देखो किस पर चर्चा की गई। जैसे देखो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण ये आपका ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण ये भी ठीक है, राजनीतिक विकास इस पर चर्चा नहीं की गई थी, यही आपका महत्वपूर्ण तथ्य नहीं था, ये सी आंसर लगेगा। जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास ये आपका ठीक था। तो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य विस्थापन, पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, जबकि राजनीति एवं विकास चर्चा का विषय नहीं था। नेक्स्ट 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो वह प्रतिवेदन क्या था? वह प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर। तो आंसर इसका बी होगा।
तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जिसे अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, WCED जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है 1962 में प्रकाशित द साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली। इसके लेखक थे, देखो साइलेंट स्प्रिंग जो लिखी थी वो लिखी थी रचेल कार्सन साहब ने। तो आंसर इसका सी होगा। साइलेंट स्प्रिंग विज्ञान पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी और संरक्षणविद रचेल कार्सन है। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? वो विलुप्तीकरण का क्या कारण नहीं है, इसमें देख सकते हैं आप। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये एक कारण है। जंगलों में आग लगना ये भी एक कारण है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार करना ये भी आपका एक कारण है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इसका एक कारण नहीं है। नेक्स्ट, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिकरण व्यापार वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण हैं। जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जीव विलुप्त नहीं होंगे बल्कि उनमें आवास व भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना 2018 जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो ये 2020 की जनगणना, अभी हाल ही में 2022 वाली जनगणना आ चुकी है जिसमें आप देखते हैं कि भारत में 1331 या 1367 के आसपास बाघ हैं। तो उस जनगणना को आप अच्छे से ध्यान रखते जाना है, अच्छे से पढ़ते जाना है आपको, क्योंकि इससे जनगणना से सवाल नहीं बनेंगे बल्कि जो आपके अभी हाल ही में जनगणना हुई है 2022 वाली उससे सवाल बनेंगे आपके। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चलना। तो देखो, ये कह रहा है कि भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% बाघ यहाँ पर निवास करते हैं, ये आपका ठीक। भारत के लगभग 30% बाघ बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही ठीक है, सी आंसर। 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने चौथे अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के 70% बाघ निवास करते हैं और भारत में लगभग 30% बाघ बाघ अभ्यारण्य से बाहर निवासित होते हैं। इधर देखो राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और इधर राज्य दिए हैं। ये आपको मैच कराना है कि कौन सा इसमें कहाँ होगा। अब देखो, यदि आप इसको मैच कराने का प्रयास करेंगे तो इसका आंसर देखो निकल कर कुछ आता नहीं। जैसे आप इसमें एक तरीके से देखें तो ये जो आपका इंद्रावती है वो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में आपका, और आप देखेंगे मोल्लेम जो है वो आपका गोवा में। तो इसका मतलब क्या है, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3 इस प्रकार तो निकलता है। लेकिन यदि आप आगे बढ़े, देखो कलेसर जो है वो हरियाणा में है। अब बेतवा को देखें तो बेतवा जो है वो झारखंड में है। तो बेतवा का जो है वो झारखंड में वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन हालांकि आंसर यदि आप इसका देखें तो आंसर तो लगने के लिए तैयार है क्या, ए। लेकिन व्याख्या देख लेते हैं इसकी जरा। इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, मोल्लेम गोवा में है, कलेसर आपका हरियाणा में है। तो एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा दिसंबर जारी 104 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख नहीं है। बेतवा केवल एक नदी है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है वो उसका आंसर मैच नहीं खाता। शुरुआत करनी है, कौन कौन से कब कब शुरू हुए। यदि आपको पता है कि कौन कौन से शुरू हुए तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में लाया गया था, 1992। अब आप इसमें आगे चलो, अब 1992 में लाया गया। यदि आप इसमें और देखेंगे, जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 का है, और जैव विविधता अधिनियम जो लाया गया था वो 2002 में लाया गया। अब आप इसमें मैच करा दो, तो पहला आएगा 3। 3 कहाँ है? 3 तो देखो ए को भी हटा दो, अब आप इसका बी को भी हटा दो। 3 के बाद एक आएगा, तो 3 के बाद एक आपका सी में है। तो इस प्रकार सी आंसर लगेगा। तो बाघ प्रजाति के विलुप्ति होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बाघों को समाप्त होने से बचाना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1972 में पारित किया गया। प्रोजेक्ट हाथी प्रारंभ जो किया गया था वो 1992 में, और जो हमारा जैव विविधता अधिनियम था वो 11 दिसंबर 2002 को लाया गया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भू रासायनिक चक्र, ये आंसर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना भू जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। इसके तहत जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रवाह।
प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसतन तापमान होगा। देखो, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो औसतन तापमान जो हो जाएगा वो -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस होगा। CO2, H2O, नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O, CH4 को मीथेन बोलते हैं, ओजोन O3 होती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। विदित हो कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 14.9 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों के अभाव में सतह का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इस प्रकार सतह का जो औसत तापमान है, आप इसमें से 14.9 में से 33 घटाएंगे तो -18.1 सेल्सियस लगभग आएगा। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? देखो, एक निश्चित स्थान पर बदलेगा तो वो कहलाएगा आपका सीयर। बी आंसर। तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदल जाता है उसे सीयर कहते हैं। नेक्स्ट है पोषकीय अर्थात सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना नहीं, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं को का प्रबंध करना, ये भी नहीं है। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, ये आपका सी आंसर। कोष्कीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंध करना है। और UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया जो निम्न है। कौन कौन से देखो, जैसे आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक समानता, आगंतुक पूर्ति, स्थानीय नियंत्रण, सामुदायिक भलाई, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक अखंडता, जैविक विविधता, संसाधन दक्षता और तथा पर्यावरण शुद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब देखो, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो, ओजोन तो है, CO2 भी है, मीथेन भी है, तो N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो। ग्रीन हाउस गैसें वे जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख गैस CO2, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन होती हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? देखो, पर्यावरण को आप सांस्कृतिक आधार पर बांट सकते हैं, भौतिक आधार पर, जैविक के आधार पर, लेकिन परिचालन के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। ये आंसर। सामान्यतः पर्यावरण भौतिक, सांस्कृतिक और जैविकीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टान, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति शामिल होती हैं, जबकि जैवीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था बेनेट ने किया था। आंसर इसका बी लगेगा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन W बेनेट द्वारा किया गया। इन्होंने यह अवधारणा 1976 में अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडोप्टेशन में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका प्रभाव है, तो क्या क्या प्रभाव बनेंगे? यदि आप देखें, समुद्र जल तल का बढ़ना, ये ठीक है। हिम नदी का पिघलना, ये भी ठीक है। बीमारियों का फैलना, ये भी। प्रवाल भित्तियों का विरंजन होना, ये भी ठीक है। इसका मतलब चारों ही कूट सही है आपके। डी आंसर। वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की तरफ बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, प्रवाल भित्ति विरंजन होगा तथा चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़, बीमारियां के फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना। इसमें देखो, मैच कराओ फिर से। कौन कौन सा कब हुआ था ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपसे कहूं मैं कि रियो पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका वो 1992 में हुआ था। और ब्रेटलैंड आयोग का रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था वो 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का परिवर्तन जो किया गया था वो 1989 में किया गया था। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था वो 1900 में हुआ। अब इस प्रकार मैच करा, तो सबसे पहले कौन होगी? 4। तो 4 किसमें है? इसको भी हटा दो। अब देखो आगे बढ़ो।
जब 4 मिला तो अब 1972 के बाद किसका नंबर लगेगा? देखो 72 के बाद आएगा आपका 2। पहला आएगा 4, फिर आपका 2, फिर आपका 3 और फिर आपका 1। इस प्रकार आंसर आपका बी लग जाएगा। द लिमिट टू ग्रोथ प्रकाशन हुआ था 1972 में। रियो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ। ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन जो हुआ था अप्रैल 1987 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जो हुआ था जनवरी 1989 में हुआ था। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, देखो चंबल अभ्यारण्य में कहाँ कहाँ आते हैं, देखो जैसे आपसे कहें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी और राजस्थान भी है। तो हरियाणा इसमें नहीं आता, सी आंसर लगेगा इसका। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल अर्थात छोटे मगरमच्छ, लाल मुकुट वाले कछुए और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए उत्तरी भारत में संरक्षित क्षेत्र है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तिर बिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। अब विज्ञान से संबंधित भी सवाल देख लेते हैं कि कौन कौन से आए हैं। इसमें भी आपको देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वो फिजिक्स से संबंधित देख लेते हैं पहले। तो फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, अर्थात फायर अलार्म में हम किसकी प्रयोग करते हैं? तो फायर अलार्म में हम फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फोटो सेल के फोटो सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक ही सवाल इसका फिजिक्स से आया था 2020 में। अब देखो केमिस्ट्री से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? देखो थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? देखो टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीथीन भी है, तो नियोप्रीन नहीं है। बी आंसर। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ है। इसका उपयोग पाइप बेल्ट आदि बनाने में होता है। अब कथन दिया है, कारण दिया है। अब देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। देखो सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। क्या ये ठीक है? हाँ, ये आपका ठीक है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी ठीक है आपका। लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर पा रहा। दोनों तो ठीक है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही, तो बी आंसर लगा लो। ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा अर्थात इन्वर्ट शुगर की प्राप्ति की जाती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रुक्टोज द्वारा प्रदीप्त मिठास की उच्च मात्रा है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में सूची को सम्मिलित करना है। इधर दिए हैं धातु और उधर दिए हैं गुणधर्म। जैसे सोडियम, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका मतलब ए का 4 लगा लो। तो आप इसमें से अब देखो ए को भी हटाओ, बी को भी हटाओ दो यहाँ से। और जो पारा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है, तो बी का 2। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या मिल जाएगा? सी बन जाएगा। और चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेड ऊष्मा का कुचालक है। तो आंसर इस प्रकार सी होगा। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारे को कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा ऊष्मा का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पदार्थ नहीं है? अब देखो कृत्रिम पदार्थ कौन सा नहीं है, इसका मतलब यदि आप देखेंगे टेफ्लॉन कृत्रिम पदार्थ है, लेक्सॉन, नियोप्रीन, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं के घटक होते हैं। नेक्स्ट सुमेलित करना है। इधर पदार्थ दिए हैं, इधर उनका प्रयोग दिया है। जैसे यदि आप देखेंगे जो आता हो पहले सबसे पहले उसे ही लगा लेना। जैसे मैं कहूँ कि आपसे नीलत होता, नीलत होता क्या है? कवकनाशी है। तो इसका मतलब ए का 2 लगा लो, तो ए का तो 2 देखो सभी में ही है। तो उसके बाद आगे बढ़ जाओ आप। यदि आप देखेंगे इयोसिन, इयोसिन लाल स्याही होती है। इसका मतलब ए का 2 और बी का 3 देख लो। ए का 2 और बी का 3 आपका। अब देखो ये तो हटे दोनों, अब इन दोनों में ए और सी दोनों में है, तो आगे बढ़ जाओ। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का जो हम प्रयोग करते हैं वो कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर बनेगा सी। और जिंक फास्फेट का कृत्रिम कृंतकनाशी या रोडेंट नाशी में किया जाता है इसका प्रयोग। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी आदि के रूप में होता है। इयोसिन का उपयोग लाल स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग मुख्यतः कृंतकनाशी में होता है।
नेक्स्ट, अब बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से संबंधित जितने भी सवाल आए हैं वो यहीं पर देख लेते हैं। देखो, सुपोषण, सुपोषण को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये आपका ठीक है। ये जल निकाय के पोषक तत्वों का संवर्धन की एक घटना है, ये भी आपका ठीक है। तो इस प्रकार आंसर आपका सी लगेगा। तो जल निकाय में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो इस घटना को सुपोषण या यूट्रिफिकेशन कहते हैं। अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देता है। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जो श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम होने लगता है तथा ऑक्सीजन के अभाव में जलीय तंतु मरने लगते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? देखो, लोहा किस में विद्यमान है यदि आप देखें? क्लोरोफिल में नहीं, कोलेजन में ये भी नहीं, केराटिन में नहीं, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में लोहा विद्यमान होता है। तो मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारी और सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लोहा इसका आवश्यक घटक है। नेक्स्ट, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। देखो, ये जो निश्चित निश्चित स्थान पर बदलेगा ये आपका एक तरीके से जो कहलाएगा सीयर कहलाएगा। देखो, एक ही सवाल दो बार पूछा गया इसमें, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में पूछा गया। वहां पर उसने पर्यावरण में रिलेट करके पूछा और यहाँ पर उसने बायोलॉजी से रिलेट करके पूछा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है, यदि आप कहें तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यदि वो कह दे कि भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन आमाशय में जाकर होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा बचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी, यदि आप पॉलिश किए हुए चावल प्रयोग करेंगे तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। तो डी आंसर होगा इसका। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि पॉलिश करने से चावल के छिलके में उपस्थित विटामिन B1 तथा जिसे हम थायमिन बोलते हैं आहार में उपलब्ध नहीं हो पाता तथा छिलके के साथ चावल से पृथक हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? वो विटामिन के। तो विटामिन के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त का जो बनाती है वो विटामिन के ही बनाती है, तो इस प्रकार आंसर ए बनेगा। तो विटामिन के मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। अब देखो, क्या ये ठीक है? हाँ, मानव हृदय गति को नियंत्रित करता है। मानव जो मस्तिष्क होता है, यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। हाँ, ये भी ठीक है। तो दोनों ही आपका आंसर सी है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन और नियमन किया जाता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन आदि के लिए उत्तरदायी है। मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम आदि मस्तिष्क के प्रमुख भाग हैं। मेडुला हृदय गति, रक्तचाप आदि पर नियंत्रण रखता है, जबकि सेरिबेलम शरीर की भंगिमा संतुलन बनाए रखने से लेकर खेलने, कूदने, नाचने आदि समस्त कौशलपूर्ण क्रियाओं का समन्वय करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वृक्ष से कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा? हींग। हींग जो है वो वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ये आंसर लगेगा इसका। तो हींग पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह एम्बलीफेरी, एम्बलीफेरी कुल से संबंधित है। फेरुला, ऐसा फोटिटा, फेरुला फोटिटा और फेरुला स्क्री पॉलिस आदि की जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हींग प्राप्त की जाती है। एम्बलीफेरी को एम्बी एपीएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो होगी आपके साइंस के सवाल। अब राज्य व्यवस्था को भी देख लेते हैं कि क्या कहती है भारत की राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। ये कह रहा है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। कौन कौन से अधिनियम कब कब पारित हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखो, यदि आपसे कहा जाए कि भारतीय शस्त्र अधिनियम जो लाया गया था वो 1878 में लाया गया था, तो ए का दो लगा लो, तो बी को भी हटाओ और यहाँ से आप सी को भी हटा दो। और पादशाही
पादशाही पद अधिनियम जो लाया गया था वो 1876 का है। तो बी का एक लगा लो, ए का दो, बी का एक आपका डी में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब लाया गया था? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो लाया गया था वो आपका 1861 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 का। तो इस प्रकार आपका आंसर डी होगा। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में, शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का है, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में लाया गया था। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का भाग है 9। तो भाग 9 में आपका पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आंसर इस प्रकार ए होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तो तृतीय तल जो जोड़ा गया था, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि तृतीय तल में देखो कौन होता है। पहला होता है संसद, पहला तल हमारा संसद, दूसरा तल होता है हमारा, आप देखते हैं, राज्य का विधानमंडल, या फिर ये कह लो विधानमंडल ही कह लो, और फिर उसके नीचे आता है हमारा ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की ही बात कर रहा है। तो ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था 1992 में। इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था, देखो 73वां और 74वां दो संविधान संशोधन हुए थे। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ वो आपका हुआ था शहरी क्षेत्रों के लिए, जिसमें आप नगर निगम वगैरह के इलेक्शन वगैरह देखते हैं। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1992 में 73 और 74वें संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शहर सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो संसद के कानून द्वारा क्या संभव नहीं है ये देखते हैं। नए राज्यों का गठन कर सकती है, ये ठीक है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, ये भी ठीक है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ये भी ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश जब भी आसान हो सकता है जब कोई राज्य चाहे। अर्थात यदि आप मान लो, यदि आप नेपाल को आप अपने देश का राज्य नहीं बना सकते जब तक नेपाल की अनुमति ना हो। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं, नाम परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? तो संसद की कौन सी भूमिका नहीं होती? किसको नहीं हटा सकती संसद? यदि आप इसमें देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के नहीं। इनके लिए जांच समिति बैठाई जाती है, और सुप्रीम कोर्ट यदि ऑर्डर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट इसको जांच कर लेगा और पाया जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के जो व्यक्ति हैं वो दोषी हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं हटाएगा, उन्हें राष्ट्रपति हटाते हैं। तो आंसर आपका इसमें केवल 3 लगेगा, इसका डी आंसर होगा। पंचायतों के लिए पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। तो किसमें निहित होता है? यदि आप देखें तो पंचायतों का चुनाव कराता है उस राज्य का निर्वाचन आयोग। डी आंसर। तो अनुच्छेद 243 क 1 के अनुसार पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराना, और इन्हें निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग का में निहित होता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है। यदि आप देखें, अंतरराज्य परिषद का गठन 263 के तहत हुआ है, ये आपका ठीक है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है, ये भी आपका ठीक है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो हुआ है उल्लेख जो मिलता है वो आपको अनुच्छेद 323 के में मिलता है, ये भी आपका ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो 315 में मिलता है, ये भी आपका ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर जो है को कुछ नहीं दिया जा सकता, इसके आंसर जो है सभी मैच खाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो वर्णन मिलेगा, देखो इनमें से तो किसमें नहीं मिलेगा। देखो 268 में ये भी नहीं है, 280 में नहीं है, 276 में भी नहीं है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा।
तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार रोकने पर बनाई गई संस्थान समिति 1962-65 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक संस्था है और न ही एक संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधेयक द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, अनुच्छेद 276 में वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविकों और नियोजनों पर कर संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 नियम के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसके तहत जो विशेष स्थिति प्रदान की गई है वो हैदराबाद और कर्नाटक को। बी आंसर होगा इसका। 118वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 में जनवरी 2013 की राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 6 के बाद एक नया अनुच्छेद 371 निया जोड़ा गया और अनुच्छेद 371 निया कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ है? 4(1) में है, 4(क) में है, ये ठीक है। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो यदि इसमें देखें राज्य का वर्णन जो है वो 6 अनुच्छेद 6 भाग 6 में किया गया है, ये भी ठीक है। भारत का महान्यायवादी का वर्णन, तो भारत के जो महान्यायवादी का जो वर्णन है वो आपका भाग, यदि आप देखें 13 में है, नहीं, भाग 13 में इसका वर्णन नहीं मिलता। महान्यायवादी का जो वर्णन दिया गया है वो भाग 5 में दिया गया है। तो इस प्रकार आंसर आपका सी लगेगा। अब नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। बी आंसर होगा। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 30 है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में दोनों सदनों में कुल 22 सदस्य होते हैं, जो इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सरकार की उपक्रम समिति 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसके सदस्य में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं होता। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोक सभा की को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? देखो नागरिकता का जो प्रावधान आपको देखने को मिलेगा वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको देखने को मिलेगा। तो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो न्यूनतम संख्या आप देखेंगे वो हो सकती है आपकी 12%। बी आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) में विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो जो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत निकल कर आया था वो केशवानंद भारती केस में आया था, निकलकर 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अपना व्यक्तित्व वह पहचान खो देगा। नेक्स्ट है, कौन सुमिलित नहीं है? अब देखो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है ये आपको मैच कराना है। जैसे आपसे कहा जाए अनुच्छेद 39 में समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है, ये ठीक है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ये भी ठीक है। 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी आपका ठीक है। अब कहता है आगे अनुच्छेद 48, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आंसर जो बन जाएगा वो आपका डी बन जाएगा।
नेक्स्ट है भारत के महान्यायिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्हता हो। ये आपका ठीक है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसदीय अवधारित करे नहीं, ये आपका गलत है। तो इसका मतलब आंसर जो लगेगा वो ए लगेगा। देखो महान्यायवादी जो बनेगा उसको जो वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मिलेगा, जितना राष्ट्रपति निश्चित करेंगे, ना कि संसद। नेक्स्ट है कथन ए दिया है, उसका कारण आर दिया है। अब पहचानना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें सही यदि आप देखेंगे तो नहीं है। जैसे भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जा सकता है, कहा जाता है। क्या ये ठीक है? तो ये कथन आपका एकदम ठीक है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भी आपका ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा, अपने आप में दोनों ही सेंटेंस सही है और स्वतंत्र है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो बनेगा वो बी बन जाएगा। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक व अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 141, 43, 226, 227, 245, 246 और 372 के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? देखो गतिरोध किस पर होगा? देखो यदि गतिरोध होता है तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा की सबसे ज्यादा चलती है। धन विधेयक को केवल और केवल राज्यसभा अपने पास 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसका मतलब सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो ए आंसर। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों की में मतभेद होता है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। इधर अनुच्छेद है और इधर उनके प्रावधान दिए हैं। देखो अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 2, ए का 2 देख लो। तो बी को भी हटा दो, यहाँ से डी को भी हटा दो। अब आगे बढ़ो तो यदि आप देखेंगे तो अनुच्छेद 67 ख क्या कहता है? तो अनुच्छेद 67 ख कहता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है। तो ए का बी का 3, ए का 2 और बी का 3 देख लो, तो आपका आंसर अब सी लग जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 94 कहता है स्पीकर को हटाना है और अनुच्छेद 90 कहता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। नेक्स्ट भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सी आंसर इसका। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में अर्थात 14 जुलाई 1947 से जो 31 जुलाई 1947 तक चला, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 24 तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है वो 2:3 का है, अर्थात लंबाई चौड़ाई भी कह सकते हैं। तो 3:2 हो जाएगा। अब हम अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल देख लेते हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना इसमें, अर्थव्यवस्था में ये हमेशा करंट से रिलेट करता है सवालों। तो ज्यादातर आपको ये देखना है कि जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है उनको तो थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन जो करंट के सवाल आएंगे वो करंट के सवाल पूछे जाएंगे आपको 2020 के आसपास वाले। तो उन पर आप ज्यादा ध्यान ना देकर आप 2022 और 2023 के करंट को रिलेट करने का वहां पर प्रयास करना। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पहला सवाल देखो, इसका 96 नंबर का सवाल देखो। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्व की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया था वो अलग समिति ने किया था। आंसर आपका ए होगा इसमें। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास 1962 में डॉक्टर D.R. गौडगिल की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा किया गया था। तत्पश्चात 1977 में वाई के अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया
कार्य दल द्वारा भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के न्यूनतम पोषाहार की आवश्यकता रिपोर्ट को ध्यान में रखकर न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार बनाया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिवेदन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और कैलोरी की आवश्यकता है। जिनका व्यय कैलोरी की आवश्यकता की पूर्ति से कम होगा वे गरीबी रेखा के नीचे होंगे। इस मानक पर 1973 से 74 के मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 57 रुपये प्रति व्यक्ति महा गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ। योजना आयोग द्वारा 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वालिया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2009 में प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा व संशोधन के लिए 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? अब देखो, मानव विकास सूचकांक की गणना में 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें कौन सा है? देखो, जीवन प्रत्याशा होती है, शिक्षा भी होती है, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता वहां पर नहीं देखी जाती। ठीक आंसर। गरीबी रेखा, गरीबी की संस्कृति पर विचार प्रस्तुत किया गया। तो गरीबी की संस्कृति पर जो विचार प्रस्तुत किया था वो ऑस्कर लुईस द्वारा किया गया था। ये आंसर लगेगा। तो निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा को अमेरिकी मानवशास्त्री ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अवधारणा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता के ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती। नेक्स्ट, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? देखो, जो अटल नवोन्मेष मिशन है वो आपकी एक तरीके से देखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। ये आंसर। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO अर्थात इसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में जो भेजा गया था वो भेजा गया था NM जोशी साहब को। बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO बोलते हैं वर्ष 1919 में अस्तित्व में आया था और अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में MN जोशी को भेजा गया था, जबकि उनके सलाहकार के रूप में BP वाडिया को भेजा गया था। नेक्स्ट, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखो, समन्वित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण आता है, टीकाकरण भी आता है, पोषण और स्वास्थ्य भी आते हैं, तो परिवार नियोजन नहीं आता। डी आंसर। अक्टूबर 1975 में लॉन्च की गई समन्वित बाल विकास योजना, जिसे ICDS बोलते हैं, योजना भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है, जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरेल सेवाएं। नेक्स्ट, तो देखो, करंट सवाल है, छोड़ने के लिए आप छोड़ सकते हैं लेकिन फिलहाल पढ़ सकते हैं। कैसे? नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया था? देखो, इसमें अच्छा अर्थात परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया था उत्तर प्रदेश को। बी आंसर। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? देखो, गरीबी के अनुमान हेतु जो हम प्रयोग करते हैं सिर की गणना विधि, कैलोरी विधि, पारिवारिक उपभोग विधि, प्रति व्यक्ति आय की गणना नहीं करते इसमें। तो इस प्रकार आंसर आपका बी बने। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराती है। अब देखो, मानने के लिए देखो 5 लाख रुपए का बीमा है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराती है। उसके बाद कहता है इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 के अनुपात में है। क्या ये ठीक है? अब देखो, 60-40 के अनुपात में है। यदि आप देखें इसमें 5 लाख का बीमा दिया जाता है, तो इस प्रकार यदि आप देखें तो इसका आंसर सी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो माना है वो बी माना है। पता नहीं किस बेस पर माना है, तो फिलहाल आप इसका आंसर सी मान सकते हैं। कह रहा है भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम कब तक बनेंगे? तो अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग विचार दिए हैं, तो इनमें से आप कोई सा भी आंसर देने में सक्षम नहीं है। जैसे कोई कहता है 2037 तक बन जाएगा भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ।
IMF अलग कहता है, वर्ल्ड बैंक अलग कहता है, और अन्य संस्थाएं जो है वो कुछ और बताती है। तो इनमें से फिलहाल तो कोई सा भी नहीं है, तो इस प्रकार इसका आंसर नहीं निकलेगा ये। नेक्स्ट है मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया था? तो वो ये किया था 2010 में। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है इधर कथन दिया है और दूसरा उसका कारण दिया है। अब कहता है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। क्या ये ठीक है? ये आपका ठीक नहीं। इसका मतलब यदि आपका ए ही गलत हो गया तो आंसर आपका सीधा डायरेक्ट लगेगा डी। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। ये ठीक है आपका। आर ठीक है, ए गलत है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन द्वारा गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट 29 अप्रैल 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी गई। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020 से 25 तक की अवधि के दौरान में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि में अवसंरचना पर होने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय की लगभग 71% पूंजी विभिन्न क्षेत्रों की ऊर्जा अर्थात जिसमें 24%, सड़कों में 18%, शहरों में 17% और रेलवे में 12% में निवेश की जाएगी। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? करंट से सवाल है, लेकिन आप फिलहाल पढ़ सकते हैं, अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ किस तरीके के सवाल बन रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 63वां था, ये ठीक है। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 77वां था, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका सी। केंद्रीय बजट, आप इस सवाल को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, वरना छोड़ दो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये बजट की बात कर रहा है और बजट में आपको 2020-21 का नहीं पढ़ना, आपको 22-23 का पढ़ना है। मौका लगा तो मैं ही आपको बजट पढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश का भी और आपको एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र का भी। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर सम्मिलित करना है। अब इसमें कौन कौन से सम्मिलित करेंगे यहाँ पर आपको देखना होगा कैसे। वो कहता है कि पीएम जन आरोग्य अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो पीएम जन आरोग्य अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। ए का दो देख लो। तो ए का दो तो कई हूं मैं, देखो आगे बढ़ जाओ। तो पीएम वय वंदना योजना, तो पीएम वय वंदना जो योजना जो लाई गई थी वो आपकी 2017 में लाई गई थी। ए का दो, बी का तीन। ए का दो आपका, बी का तीन। अब देखो ये भी हटाने से और भी आगे बढ़ो। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना जो थी वो आपकी, अब देखो यहाँ पर वो जो पीएम रोजगार योजना जो थी वो 2016 में लाई गई थी। अब यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं खाता इसमें। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत हुई थी 2014। तो इस प्रकार आप ये मान सकते हैं कि 2015 में हुई होगी। तो मैच कराने के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि आप कौन सा आएगा। देखो ए का दो, बी का तीन। तो ए का दो, बी का तीन और सी का हमने माना है एक, तो सी का एक आप इसमें मानेंगे। तो फिलहाल आप इसका आंसर ए मान सकते हैं, लेकिन आयोग ने इसका भी आंसर नहीं दिया क्योंकि इसकी जो आंसर है वो 2015 नहीं है, वो 2016 है। नेक्स्ट है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है ये आपका नीति आयोग के अंतर्गत, डी आंसर इसका। विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जिसे DMEO बोलते हैं की स्थापना सितंबर 2015 में पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय PEO और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO का विलय करके की गई थी। यह नीति आयोग का एक समृद्ध संबद्ध कार्यालय है जिसका उद्देश्य संगठन के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन अधिदेश को पूरा करना और भारत में अनुवीक्षण और मूल्यांकन परितंत्र का निर्माण करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखो राष्ट्रीय पेंशन, यदि आप देखें 18 से 40 वर्ग आयु वर्ग के लोग इसके पात्र होंगे, ये ठीक है। उनका वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक न हो, ये भी आपका ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र होते हैं, ये ठीक नहीं। सी आंसर लगेगा इसका। ऐसे खुदरा व्यापारी, दुकानदार, स्वनियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र हैं। पात्रता हेतु निर्धारित आयु 18 से 40 वर्ष है। यह एक ऐच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित पेंशन की जाती है। नेक्स्ट, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? आप देखो इसमें कौन सा सत्य होगा। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, ये ठीक है आपका। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करना है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आपका सी लगेगा।
अब फिर से वही बजट से लेकर सवाल है, तो आपको बजट आपको ये नहीं पढ़ना, बजट कौन सा पढ़ना है 22-23 का, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरी कहाँ है बजट को रिलेट करके चलती है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहता है नेक्स्ट है आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रयोगात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, तो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो जारी किया जाता है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो यात्रा पर्यटन प्रवृत्ति योग्यता सूचकांक TTCI सर्वप्रथम 2007 में तैयार किया गया था। इस सूचकांक के तहत उन घटकों एवं नीतियों का मापन किया जाता है जो यात्रा पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करते हैं। यह सूचकांक यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगात्मक रिपोर्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है जो वैश्विक आर्थिक मंच का एक प्रमुख उत्पाद है। नेक्स्ट, कालानुक्रम में लगाना। देखो नाबार्ड की स्थापना आप कह लो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंकिंग लिंकेज कार्यक्रम जो हुआ था वो 1992 में हुआ था जाकर। नेक्स्ट, फिर है आपका KCC, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो लाई गई थी वो 1998 में लाई गई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, इन्हें हम बोलते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक, 1975 में हुई थी। तो मैच करा लो इनको। देखो सबसे पहले आएगा आपका 1975, अर्थात 4 आएगा, फिर 1 आएगा, और उसके बाद में आपका 2 आएगा, और फिर 3। 4-1, 4-1 देखो किसमें, तो 4-1 जो आपका ए में है, 4-1-2-3 ए आंसर। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2015 में की गई थी। क्या ये आपका आंसर फिट बैठता है? यदि आप देखें तो इसकी हाँ कह सकते हैं आप इसको। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी प्रशिक्षित कराना था। हाँ जी, दोनों ही ठीक है आपके, तो सी आंसर लगेगा। देखो जनसंख्या और नगरीकरण से भी देख लेते हैं। अब देखो कहता है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? इसमें बने थे, क्योंकि ये हुई थी पहली जो एक तो 1971 में और 1981 में, तो ये 10 लाखीय जनगणना वाले शहर बने थे 1971 और 1981 में। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर क्रमशः 1971 वर्ष 1981 की जनगणना में 10 लाखीय नगर बने, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 10 लाखीय नगर हैं, जो कानपुर नगर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है और प्रयागराज है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? देखो यदि आपको प्रतिस्थापन करना है जनसंख्या का, तो कम से भी कम आपको अपनी जनसंख्या इस दर से बढ़ानी है, 2.1 के रेट से आपको बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार आपका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। देखो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि हम क्या, भारत ने चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। कुल मिलाकर अब जो हमारा जो परिवार हो गया है वो 142.87 करोड़ का हो चुका है, अर्थात 142.87 करोड़ का हमारा परिवार हो चुका है, और हमने इसी क्षेत्र में चाइना को पीछे छोड़ दिया, जबकि चाइना की जनसंख्या जो है 142 करोड़ 56 लाख है, जबकि भारत की जनसंख्या जो है 142 करोड़ 87 लाख हो चुकी है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको इसका डेटा याद रखना है वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर डेटा आपको पूछा जाएगा। तो प्रजनन के प्रतिस्थापन दर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1 बच्चे प्रति महिला होनी चाहिए। अब राज्य विशेष से भी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष से क्या है, तो उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना को आच्छादित करते हैं, तो 15 शहर ऐसे, सॉरी 10 शहर ऐसे थे जो आपके स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आए हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। करंट से रिलेट करेगा, पढ़ सकते हैं फिर भी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया था? देखो किसमें किया था, वो किया था प्रयागराज, डी आंसर। तो प्रयागराज में 25 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। अब देखो ये 2018 का है, इससे भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें पढ़ते समय क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है और किसको डीपली पढ़ना है, ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। इसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि करंट से रिलेट कर रहा है, क्योंकि अब रामसर साइटों की जो संख्या है वो भारत में कितनी हो गई, 75 हो चुकी है। तो वहां से आप आगे भी करंट अफेयर जो उत्तर प्रदेश का यूपी स्पेशल होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट वर्तमान में है। इसे भी छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें विरासत
शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो कितनों को शामिल किया जाएगा इसमें? इसमें होगा वाराणसी, इसमें मथुरा भी शामिल होगा, तो इसमें एक और दो शामिल होंगे, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थापित किए जाएंगे? देखो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो बनेगा वो बनेगा आपका लखनऊ, डी आंसर। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश भर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंक्यूबेटर्स की स्थापना की है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अब देखो जो समसामयिक है, करंट अफेयर जो है, लगभग 30 सवाल जो आते हैं वो करंट अफेयर से लेट आते हैं। तो 2020 के इस पेपर में करंट अफेयर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे फिर से बता रहा हूं मैं, आपको केवल 22 और 23 का पूछा जाएगा। तो 22-23 का आप कवर करके रखना। अब देखो जो, क्योंकि एक पिछले एक साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, और जब एक साल का करंट अफेयर पूछा जाता है तो आप ये मान लेना कि जून में पेपर हुआ था 2022 का, 12 जून को। तो जुलाई से लेकर आप दिसंबर तक, दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर तैयार रखना। और उसके बाद में अब जो, या ये कह लो जुलाई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक आप अपना करंट अफेयर तैयार रखना बिल्कुल। तो जो 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखकर जरूर जाना, आपको बहुत ज्यादा आइडिया भी मिलेगा और वहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना भी होगी, क्योंकि वहां पर मैंने आपको केवल करंट अफेयर नहीं पढ़ाया, करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी कंप्लीट करवाई है। उसके साथ साथ आपको जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल में भी आपको अच्छा खासा मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप वहां से अच्छे खासे नंबर गेन करने का वहां पर प्रयास कर सकते हैं। और उसके बाद में जो अब जनवरी का करंट अफेयर चल ही रहा है, क्योंकि संडे में हम क्या रखते हैं, संडे में हम केवल अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस रखते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर की। तो इसी वजह से आज आपका ये टॉपिक चल रहा है। तो समसामयिक टॉपिक को मैं पूरी तरीके से 2020 के को यहाँ पर छोड़े दे रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं विविध पर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। जैसे देखो जजमानी प्रथा कहाँ चलती है, अब यहाँ पर देखें तो जजमानी प्रथा जो है वो उत्तर भारत में ही चलती है। आगे बढ़ेंगे तो 12 बलूट जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ए का 1 और बी का 3 देख लो, तो ए का 1 और बी का 3 आपका दोन में है। आगे बढ़ो, मिरासी, तो मिरासी जो प्रथा चलती है वो आपकी तमिलनाडु में, और अडाडे कर्नाटक में। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति अर्थात मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट ई पार्कर ने। आंसर आपका ए होगा। रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत आदमी की संकल्पना का प्रतिपादन अपने लेख मानव का स्थान परिवर्तन और सीमांत आदमी में किया। हालांकि इस संकल्पना को लोकप्रिय जो बनाया था वो ईवी स्टोन क्विस्ट ने बनाया था। रॉबर्ट ई पार्क ने इस बात की ओर संकेत किया कि विभिन्न प्रजातियों के बीच आपसी संबंध के बीच जो नई प्रजातियां अथवा पीढ़ी विकसित होती हैं वे संक्रमण के दौर से गुजरती हैं तथा धीरे धीरे अपने समाज में हाशिए पर चली जाती हैं। इस कारण वे इस बात की स्थापना करते हैं कि सीमांत आदमी मिश्रित खून का आदमी होता है, क्योंकि वह एक ऐसे दो विश्व में रहता है जिसमें वह कम या अधिक अपने आप को अजनबी महसूस करता है। इसके साथ ही धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पनपने लगती हैं जिसके कारण वह अपने आप को बेचैन, रुग्ण और क्लांत अनुभव करने लगता है तथा उसके अंदर अस्थायीपन भाव झलकने लगता है। बहुत सारी प्रजातियां अपनी शारीरिक आकृति के कारण हाशिए पर चली जाती हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के अश्वेत समाज के साथ हुआ है। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोविड-19 अवधि की में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई थी? तो वो ई लोक अदालत का प्रारंभ किया गया था पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में, सी आंसर। नेक्स्ट, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखो मिट्टी बचाओ आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ था, तो आंसर आपका डी होगा। तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का अनंतिम उत्तर कुंजी में जो विकल्प माना गया वो सी माना गया, जबकि आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इसका विकल्प डी माना गया था, लेकिन फिलहाल आप सी मानेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों पर विचार कीजिए। देखो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना कब हुई? तो 31 जनवरी को हुई थी, 31 जनवरी को, अर्थात 31 जनवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस भी मनाया जाता है। तो कौन कौन थी देखो, यदि आप देखेंगे तो जयंती पटनायक जो बनी थी, जयंती पटनायक 1992 में रही। उसके बाद देखेंगे ममता शर्मा का जो स्थान आएगा वो आएगा आपका 2011 से। गिरिजा व्यास, गिरिजा व्यास जो थी वो 2005 में थी। पूर्णिमा अडानी
और पूर्णिमा अडानी जो थी वो 2002 में बनी थी। तो अब इनके अध्यक्षों पर विचार करके आप इनको क्रम से लगा सकते हैं। देखो कौन कौन सी कैसे कैसे थी, देखो पहले आएगा आपका ए, किसमें पूछ रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, और वो कह रहा है कि नीचे नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे से चूज करना। आप देखो सबसे पहले यदि आप इसमें देखेंगे तो एक आएगा 1992, तो एक लगा लो। एक के बाद आपका आएगा 4, 2002। फिर 4 के बाद आपका 3, 1 4 3, 1 4 3 आपका डी में ही है, आपका आंसर लग जाएगा। जैसे जयंती पटनायक 3/2/1992 को नियुक्ति हुई थी इनकी। ममता शर्मा की नियुक्ति 2/8/2011 को हुई थी। पूरी डेट नहीं याद रखनी, केवल इतना इनका वर्ष याद रख लेना, बस वही काफी है। तो गिरजा व्यास 16/2/2005 को, पूर्णिमा अडानी 25/1/2002 को। नेक्स्ट, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो हौसला का संबंध किससे है, देखो हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया, ये ठीक है। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका सी लगेगा। तो 26 से 29 नवंबर 2018 के मध्य नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हौसला 2018 का आयोजन किया गया। यह बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों हेतु आयोजित एक राष्ट्रीय महोत्सव था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था। अब देखो किन कानूनों से प्राप्त हुआ, कौन कौन से कानून थे, इन कानूनों को जरा याद रखना आप लोग। देखो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत, नहीं इसके तहत तो नहीं मिला था। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, हाँ इसके तहत मिला था, क्योंकि एक आपदा ही थी जो कोरोना आया था, ये भी एक आपदा से कम नहीं था कोई। तो शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, ये भी नहीं था आपका। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का, ये ठीक है। इसका मतलब 2 और 4 आपके लगेंगे, तो आंसर आपका सी बनेगा। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1887 से प्राप्त हुआ था। कोविड 19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने का इसका निर्णय लिया गया था। तो ये तो हो जाता है आपका 2020 का टेस्ट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। उसके बाद में अब देखो यदि आपको रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी प्रकार की क्वेरी है, नोट से लेकर या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो उसको लेकर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।